आई एग्री विद दिस कि पैसा जो है ओवरनाइट नहीं कमाया जा सकता. हमारे यहाँ जो है जो भी यंग होता है तो उसको यही लगता है कि यार आई थिंक ओवरनाइट जो है ना लोग अमीर हो जाते हैं. तो अपना एक्सपीरियंस बताएं पैसे के लिहाज, पैसे के हवाले से, कि कितना टाइम लगता है अमीर होने में. यार स्लो प्रोसेस है फॉर श्योर, इट इज़. लेकिन ये कंपाउंडिंग का एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली एकदम से रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है. शुरू के शायद 5 साल आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 5 साल बोलने में ऐसे ही निकल गया ना, लेकिन 5 साल बहुत होते हैं. 5 साल बहुत होते हैं, मतलब हर साल में 365 डेज हैं. आप ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में कंपाउंडिंग कर रहे होंगे, आप अपने एक्सपीरियंस में कंपाउंडिंग कर रहे होंगे. आपको जब भी, अब मैं एग्जाम्पल इसकी इस तरह से देता हूँ कि 2008 में मैंने पहली दफ़ा स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट किया था, और मैंने विद इन मेरे ख्याल से 6 महीने वो पैसे सारे निकाल लिए थे 50% नुकसान में, ऑलमोस्ट 50% या आई थिंक 40% नुकसान के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, म्यूचुअल फंड भी क्रैश कर गए थे, सब कुछ क्रैश कर गया था. मैंने कहा था यार स्टॉक मार्केट में जाना ही नहीं है अब. फिर दोबारा 2012 के अंदर मैंने एक और गलती की, क्योंकि ट्रेडिंग में चला गया मैं. उस वक्त ऑलमोस्ट $8,000 मैंने वेस्ट किए थे, ये शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है. खैर उस वक्त भी जब मुझे लगा कि $10,000 इन्वेस्ट किए थे, विद इन अ मंथ शायद वो $12,000 हो गए, और एक महीने बाद वो 12,000 के शायद वो $5,000 रह गए थे. तो मतलब उसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ था या ऐसी कुछ था. तो फिर अगेन मैंने छोड़ दिया था. लेकिन अगर फिर उसके बाद जब समझ में आया कि यार ये स्टॉक मार्केट कैसे चलती है, आपको इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, ये अराउंड बात है 2018-19 की, फिर मैं वही सोच रहा था कि यार वो जो मैंने गलती की थी 2008 में, और उस गलती के बाद मैं उसको छोड़ता नहीं, उससे सीखता और उसको फर्दर मैं काम करता, तो ना सिर्फ मेरे पैसे बढ़ रहे होते, कंपाउंड हो रहे होते, बल्कि वो मुझको मेरे एक्सपीरियंस को भी कंपाउंड करता, और मैं ये गलतियां नहीं करता. और मैं वो जो एक नुकसान मैंने कर लिया, एक तो नुकसान कर लिया, प्लस ये कि मैंने ना इन्वेस्ट करके नुकसान किया. एक बड़ी एक साहब हैं अब्दुल रहमान नजम, उनके साथ मेरी पॉडकास्ट हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा हैरत अंगेज फैक्ट बताया. वो मुझे पता था, लेकिन इस तरह से कि वो 14 साल के ऊपर मुझे पता था कि ये वैलिड है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि 20 साल के ऊपर भी ये वैलिड है कि अगर 2000 के अंदर किसी ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, और आज, या 25 साल के ऊपर सॉरी, तो और आज वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकालता, तो डॉलर टर्म्स के अंदर वो यूएस की स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमा चुका होता. और ये बात मुझे पता थी 14 साल के ऊपर, लेकिन उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि 25 साल के ऊपर भी ये चीज़ वैलिड है. तो यानी कि 10 साल ले लें, 14 साल ले लें, 25 साल ले लें, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने इस चीज़ को कवर किया है कि यूएस डॉलर में आपको बेहतर रिटर्न्स दिए हैं. क्योंकि डॉलर आपका भले वो 60 से इस वक्त 269 और 289 व्हाटएवर द केसेस वो हो गया हो, लेकिन जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो 100 टाइम्स भी बढ़ गई है, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, इससे ज़्यादा, और बीच में डिविडेंड्स भी दिए हैं. ये चीज़ 2008 में अगर मुझे कोई समझा देता तो मैं नहीं जाता. आप पैसे नहीं निकालते? मैं पैसे नहीं निकालता. मैं उसमें, क्योंकि मुझे निकालने की जरूरत भी नहीं थी. मुझे तो लगा कि यार मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ कि ये पैसे इतने कम हो गए. मैं उसको रोज़ की बेसिस के ऊपर देख रहा था. ऐसे नहीं होता. क्रिप्टो की तरह वो टेक्निकल ट्रेडिंग तो कोई भी कर सकता है, वो भले स्टॉक्स में हो या क्रिप्टो के अंदर हो. लेकिन मैं उसको अगर प्रॉपरली कर रहा होता तो मैं नहीं करता. इसीलिए मेंटोरशिप इंपॉर्टेंट होती है, कोर्सेज अगेन इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर कोई सही बंदा बता देता है उस वक्त कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, किसी ने नहीं बताया था. तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर टाइम होराइजन की बात करें तो टाइम होराइजन, अच्छा इसमें ये भी बात होती है कि अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, और इसीलिए मैं अपने इंडियन दोस्तों को बोलता हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है और वो देख रहे हैं कि दबा के रिटर्न्स मिल रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई इसमें डाउनवर्ड साइकिल भी आती है और ये कभी भी हो सकता है. तो इसलिए, और वो फिर उन लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया ना उन्होंने, उनका स्टॉक मार्केट से यकीन ही उड़ जाएगा. वो कहेंगे ये बेकार चीज़ है. लेकिन नुकसान होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि आपको जब हिट होती है ना, जब पैसे जाते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है वो आपको पता होना चाहिए. लेकिन वो अगर अर्ली टाइम पे नहीं पता चली, वो आपने ज़्यादा पैसे लगा दिए, ज़्यादा नुकसान हो गया, वो बजाय उसके, और मैं 2011 में जो मैंने गलती की थी ट्रेडिंग में, अगर अगेन मैं 2008 में एक्सपीरियंस ले लेता सही वाला, तो वो मेरे नुकसान नहीं होता. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली करें. जब ही स्लोली एंड ग्रेजुअली विंस द रेस होता है. क्योंकि अगर आपने जल्दी में, मैं एक और बंदे को जानता हूँ जिसने $7 मिलियन कमाए क्रिप्टो से. $7 मिलियन? $7 मिलियन कमाए. कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी उससे. वो $7 मिलियन $2 मिलियन पर रह गए थे. कमा तो लिए उसने, लेकिन अब उसको 7 मिलियन के 14 मिलियन करने थे. वो 14 मिलियन की जगह 2 मिलियन पे आ गया. अब उसने सब कुछ छोड़ दिया. तो कहने को वो कहेंगे लोग कि भाई ये लोगों ने सही नहीं किया, उसने ये लॉक नहीं लगाया होगा, वो नहीं किया होगा. भाई ये नहीं होता.
आप हर दफ़ा आप टाइम नहीं कर सकते। ट्रेडिंग के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ सही भी करते हैं। एक तरह का नशा भी होता है ना, आप एक तरह का नशा, एग्जैक्टली, एडिक्ट हो जाते हैं कि यार तो बन गए 7 मिलियन, तो अब तो मेरे पास पैसे होंगे और बनेंगे, फिर बहुत खतरनाक हो जाता है वो सीन। तो इसलिए ये जो चीज़ है ना कि आपके पास पैसे होना और उसको संभालना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलियंस खोते हुए देखे हैं, उनके दिरहम्स की बात कर रहा हूँ या डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, वो मिलियंस और मतलब मल्टी मिलियंस से जो है ना नीचे आते हुए देखा है मैंने उनको। सो इसलिए ये क्या, मैं अपने चैनल पे जब बात करता हूँ लोगों से कि भाई इसके इतने पैसे थे या वो संभाल नहीं पा रहा था, तो लोग कहते हैं भाई इतने पैसे हैं तो संभालने की ज़रूरत क्या, वो तो उसको पता ही होगा कैसे करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोगों को नहीं पता होता कि करना क्या है। बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, आपकी बिजनेस अक्यूमेंट अच्छी हो सकती है, आप अपने जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा हो सकता है आपका। आप टीचर हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने यूडेमी वगैरह पे कोर्सेज डाल के बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो स्किल शेयर पे, यूडेमी पे, इस तरह की चीज़ों पे पैसे कमा रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये भी पता हो कि उन पैसों को कमाने के बाद करना क्या है। मतलब ठीक है, आपने रीइन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, लेकिन हर वक्त अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट भी नहीं करना होता, आपको कहीं और भी लगाने होते हैं। तो वो कहाँ लगाने हैं? पाकिस्तान के अंदर लोगों को रियल एस्टेट समझ में आती है सिर्फ, तो रियल एस्टेट का हाल भी देखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि क्या हुआ है। एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मैं ये नहीं कह रहा रियल एस्टेट पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एसेट क्लास है, लेकिन उसको सिर्फ एक एसेट क्लास नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, तो वो भी पता होना चाहिए। और एक और गलती लोग करते हैं, अपना पर्सनल जब घर लेते हैं तो सब कुछ, सारी की सारी इक्विटी उसी में डली होती है, बल्कि कर्ज में होते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने भी किया और शुरू में जब किया था तो अब सोचता हूँ तो गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि जब आप घर ले रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके पास कुछ हाथ में पैसे भी होने चाहिए, और सारी की सारी इक्विटी, ज़्यादातर पाकिस्तान में क्या, यूएस के अंदर भी ऐसी है कि जो मिडिल क्लास है उनकी सारी की सारी इक्विटी टाइड अप होती है उनके घर के साथ। जो भी उनकी नेटवर्थ है 90% ऑफ द टाइम वो उनके घर में लगी हुई होती है। तो और फिर और उससे बड़ी गलती क्या होती है कि जब पैसे और आ जाते हैं तो फिर घर अपग्रेड कर लेते हैं, तो फिर वो दोबारा से उसी के अंदर चली जाती है। ये नहीं कि और चीज़ों में देखें। तो ये बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं जो लोग नहीं कर रहे होते, और उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट सफ़र करती है। क्योंकि वो जो घर है वो तो आप बेच नहीं रहे, और मैं फिर बोलता भी हूँ कि ये घर जो है ना, ये घर की ख़वातीन का हो जाता है, आपके ऊपर वो नहीं रहता। आप उसको फिर आप सोचेंगे ना बेचने का, वो क्योंकि उनका इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, पूरी फैमिली की इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। तो बजाय इसके कि अपने घरों को अपग्रेड करें, आप कुछ सोचें कि कहाँ पर आपको पैसे लगाने, ताकि आपकी इनकम जनरेट होना शुरू करे उसके साथ। क्योंकि पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प मिलती है। जो आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है ना, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर कि यार चलो मेरी ये जॉब जाती भी है ना, तो थोड़े बहुत पैसे तो आ ही रहे हैं, मैं इसको कहीं ना कहीं से निकाल लूँगा। लेकिन अगर आपके सारे पैसे उसके अंदर पड़े हुए हैं, आपके घर के अंदर, तो फिर आप इनफैक्ट कर्ज में पड़े हुए हैं, तो आपकी जॉब जाएगी तो आपके पास हाथ में भी कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कि इन्वेस्टमेंट्स में, सेविंग्स में, एक डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अगेन मुझे एक और स्टोरी याद आ गई। लिंक्डइन के ऊपर एक बंदे ने लिखा कि दुबई के अंदर बहुत एक्सपेंसिव है, जब तक आप जॉब्स को हॉप नहीं करते हैं, जब तक आपकी सैलरी नहीं बढ़ती। और उसने अपनी 10 साल की सैलरीज का एक ग्राफ लगाया, उसने स्केल छुपा दिया था ताकि उसकी सैलरी ना पता चल सके, लेकिन वो ग्राफ नज़र आ रहा था कि किस तरह से हर साल उसकी सैलरी स्टैगनेंट थी, फिर उसने जॉब चेंज की, फिर वो ऊपर चला गया, फिर थोड़ी स्टैगनेंट रही, फिर वो ऊपर चला गया। तो उसने बोला कि जब भी आपको जॉब चेंज करनी है, जब भी आपको अपनी सैलरीज बढ़ानी है, तो जॉब चेंज करनी पड़ेगी। आपकी विद इन कंपनी रहते हुए बहुत कम होता है कि इंक्रीमेंट्स ऐसे लगें कि वो आपको फ़ायदा दें। तो उसमें यहाँ तक बात सही थी, लेकिन उसने फिर बात बोली कि ये आपको इसलिए करना पड़ता है कि यहाँ दुबई में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी बात सही थी। उसके बाद वो बोलता है कि 3 पॉइंट थे, तीसरा पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन एक जो आखिरी पॉइंट था वो ये कि आपको अपने पीयर के साथ प्रेशर होता है कि लोगों के पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, लोगों के बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो उसका प्रेशर भी होता है। आप उस प्रेशर को ले ही नहीं सकते जब तक आप अपनी अगली जॉब नहीं लेंगे। मैंने कहा ये बात गलत है, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे बढ़ने चाहिए, राइटली सो, या जो भी और चीज़ें हैं वो सही हैं। लेकिन अगर आप पीयर प्रेशर की वजह से अपने सिर्फ इस वजह से कि लोग आपको देखें, लोग क्या कहेंगे, उसकी वजह से आप करने लगे ना, तो फिर तो ये नेवर एंडिंग रैट रेस है। उस पर काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि यार आप गलत कह रहे हैं, अगर आप इस रैट रेस में नहीं जाएंगे तो आप पैसे कैसे कमाएंगे। वो मुझे इस तरह से बोल रहे थे। अच्छा, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि भाई आप अपनी जो भी इनकम है, आप उस इनकम तक रहें ना। आप जब बढ़ाएंगे पैसे तब अपना लाइफस्टाइल बढ़ा लें, अगर आपको बढ़ाना है। वैसे तो मैं उसको भी नहीं कहता, लेकिन आपको बढ़ाना है तो बढ़ा लें। लोग कह रहे थे जब तक आप लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आपके पास
सोचेंगे कैसे कि नए पैसे कैसे आए। तो उनका मतलब ये था कि जब तक आप अगली गाड़ी नहीं लेंगे तो अपने ऊपर प्रेशर कैसे लेंगे कि पैसे कमाने। प्रेशर तो वो कह रहे हैं प्रेशर लेंगे तभी पैसे कमाएंगे। मैंने कहा यार ये और काफ़ी लोगों ने इस तरह से बोला था। तो मुझे ये फील हुआ कि यार ये कॉमन सेंस की कमी जो है ना वो मुझे लगता है कि शायद नहीं है, लेकिन इस तरह के कंटेंट को देखकर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कमी है लोगों में कंटेंट इस कॉमन सेंस की। तो इसी वजह से फिर मुझे इस तरह के कंटेंट मिल जाए। इनफैक्ट इस थ्रेड के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। पाकिस्तान में इतने सारे आपको केसेस मिल जाएंगे लाखों की तादाद में, जिन्होंने लोगों ने अपने घरों में अच्छी गाड़ियाँ रखी हैं, फ़ोन्स रखे हैं बड़े महंगे महंगे। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उनके अगर पोस्ट देखो तो पता चलता है कि यार बहुत अमीर है, लेकिन एक्चुअल में होता है एक्चुअल में नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिल्कुल बहुत। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी बहुत कम सैलरीज हैं। और अच्छा एग्जाम्पल ले लेना, अब एग्जाम्पल ले लें, अंबानी की एग्जाम्पल लें, कितनी बड़ी शादी की उसने, लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि उसकी शादी की जो एक्सपेंसेस हैं वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ हिज नेटवर्थ हैं, ठीक है ना, 0.5% या इससे भी शायद कम। ऐसे ही है। अब यहाँ पर कोई बंदा जाएगा और उसकी नेटवर्थ फर्ज करो 50 लाख रुपए, अब वो यहाँ पर अपनी शादी, बच्चों की शादी करने जा रहे हैं, कुछ 10 लाख रुपए तो वो लगा देगा, 10-15 लाख रुपए तो वैसे ही लगा देगा मिनिमम, ठीक है ना। तो उसकी परसेंटेज देख लो और अंबानी की परसेंट, खैर एग्जांपल गलत, जमा पूंजी लगा देते हैं लोग, कर्जे में चले जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, तो उल्टा सीन है। हाँ, तो इसलिए ये चीज़ जो है ये कहीं लेके नहीं जाती। मैं मेरे ख्याल से अगर आपके पास पैसे हैं यू कैन, तो मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को आप हेल्प आउट करें और बोलें कि भाई ये पैसे हैं, अगर ये पैसे चाहिए तो ये पैसे ले लो, तुम लोग हनीमून पे चले जाओ, जो करना है करो, लेकिन अगर तुम्हें यही पैसे अपनी शादी पे लगाने हैं तो वो भी तुम्हें कर सकते हो, ये पैसे तुम्हारे ही हैं। तो फिर देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि ये मैंने खुद घर पे सोशल एक्सपेरिमेंट किया ये। उसमें क्या किया कि पहली दफ़ा मेरे जो बच्चे हैं उनके, अब तो मेरे फादर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये सबको दिए। अच्छा, उन्होंने कन्वर्ट करा लिए दिरहम में और वो दुबई चले गए। अब हम जब भी किसी मॉल जाते थे ना तो हम कहते थे ठीक है ये तुम्हें चाहिए, ये वो मिल जाएगा, लेकिन इसके 50% तुम्हारे उन पैसों से जाएंगे और 50% तुम्हारे हम दे देंगे। वो सोचने लगते थे, हर दफ़ा सोचते थे, क्योंकि उनके पास अब पैसे आ गए थे, हाथ में पैसे आ गए थे। अब वो उनको लगता था कि ये पैसे उनकी जेब से जा रहे हैं। तो मैंने इतने सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों के साथ कि मैंने देखा कि जब तक उनको था ना कि आप अपनी जेब से पैसे खुद निकाल के दे रहे हैं, वो एक अलग सीन था। जब आपने उनको पैसे दे दिए और कहा कि अब तुम्हें जो करना है करो, उनका पूरा माइंडसेट चेंज हो गया उसके बाद। और मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं अपने बच्चों के साथ कि किस तरह से उनका माइंडसेट चेंज हुआ जस्ट बिकॉज उनको पैसे मिलने लगे। और फिर मैंने बड़े बेटे के साथ तो खैर वो मेरी वीडियोस भी जो है एडिट कर रहा होता तो मैं उसको पैसे देता हूँ, तो उस पैसों से भी वो अब मैं देखता हूँ कि कम्प्लीटली माइंडसेट चेंज है। वो अपने माउस पे खर्च कर रहा होता है, LCD स्क्रीन पे खर्च कर रहा होता है, ऐसी चीज़ों पे पैसे लगा रहा होता है जो उसको फर्दर हेल्प आउट करें अपने कंटेंट के एडिटिंग के लिए या और जो भी काम है उसके, वो फजूल में नहीं खर्च कर रहा होता। ये मैंने देख लिया। तो बच्चों को अगर आप एम्पावर करेंगे ना कि और शो करेंगे, घर के अंदर शो करेंगे कि हम इस तरह से पैसे खर्च करें,